नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे सामने जो बैठे हैं योगितराज सिंह राठौर, वही कंटेस्टेंट हैं जो भाई इस बार आरएमसी में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है, ही इज़ द ओनली वन स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम एंटायर स्टेट इन राजस्थान। ठीक है, और फाइनली अब इनको कॉल लेटर आ गया एडमिशन का। ठीक है, तो आज कुछ क्वेश्चंस जो सभी के लिए हैं, जो कुछ पेरेंट्स का डिमांड आई है, उस बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम पूछेंगे योगित्रा से। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा प्रिपरेशन और शुरुआत से लेके अब तक। ठीक है, सो बताइए आपका शुभ नाम पूरा। मेरा नाम योगितराज सिंह राठौड़ है। सो आपके पेरेंट्स का नाम। मेरे फादर का नाम वीर विक्रम सिंह राठौड़ और मेरी मदर का नाम पुण्य रजनी सिंह राठौड़। ओके, सो ये तो आप शुरू से ही आरएमसी का एम लेके चले थे योगितराज? नहीं, मेरा पहले एम सैनिक स्कूल का था। उसके बाद जब सैनिक स्कूल में मेरे 135 मार्क्स ही आए थे तो उस वजह से उसके बाद मैं हॉस्टल में गया था, वहाँ पे मेरा आ रही था। ओके, तो पहला अटेम्प्ट आपने कब दिया था सैनिक स्कूल का? 2021 में। सो जैसा कि बताया कि अभी जो फर्स्ट अटैम्प्ट उन्होंने सैनिक स्कूल का दिया था उसमें करीबन उनके 135 मार्क्स आए थे। तो मतलब फ्रॉम देयर ही स्टार्टेड द जर्नी। तो आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसा था? मेरा मोड ऑफ प्रिपरेशन फर्स्ट एग्ज़ाम फॉर सैनिक स्कूल के लिए तो ऑनलाइन ही था, पर उसके बाद मैंने हॉस्टल से किया। ओके, मतलब ड्यू टू पेंडेमिक जो था कोविड का, उस सिचुएशन के दौरान ऑनलाइन प्रिपरेशन जैसा कि चल रहा था तभी। सो जो सैनिक स्कूल का आपने टारगेट बनाया था, उसके बाद आरएमसी का टारगेट बनाया, तो मतलब आरएमसी का टारगेट बनाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? बोर्ड का ही रहा है, क्योंकि जब हमको पता नहीं था कि आरआईएमसी भी कुछ होता है, तो जब हम हॉस्टल में गए तो उधर हमको बताया गया कि सैनिक स्कूल से भी कोई अच्छी जगह है मिलिट्री की, आरआईएमसी। तो हमने सोचा कि वही के लिए करते हैं प्रिपरेशन। वेरी ग्रेट। ओके, सो जैसा कि आपका सैनिक स्कूल में थोड़ा सा कम स्कोर आया था, मतलब तो उससे आपका कोई मोरल डाउन नहीं हुआ? नहीं, मतलब ऐसा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा डिस्ट्रैक्शन भी बहुत थे, क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो जब पेपर के टाइम, मतलब हमने इतनी अच्छी से प्रिपरेशन नहीं की थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे, तो हमको पता था कि पेपर नहीं जाएगा अच्छा, तो उस वजह से इतना मोरल डाउन नहीं हुआ। ओके, तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब अपने आगे हॉस्टल से प्रिपरेशन की, तो ऐसा क्यों, मतलब कि आप ऑफलाइन क्लास नहीं थी, या मतलब आगे ऐसा मतलब ऑनलाइन से फिर ऑफलाइन हॉस्टल में डायरेक्टली पुश करने का रीज़न क्या था? ये था कि ऑनलाइन में तो जब पता चल गया था कि आप डिस्ट्रैक्शन इतने सारे हैं, ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस में मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में, तो डिसाइड हो गया था कि या तो ऑफलाइन ही करेंगे। पर जब ऑफलाइन में हमने देखा कि प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि स्कूल भी है, तो हमने सोचा कि हॉस्टल ही करते हैं, क्योंकि हॉस्टल में इन्वायरमेंट भी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट भी मिलेगा वहाँ पे। ओके, तो किसका मतलब हाथ था इसमें हॉस्टल भेजने का, और क्या बोलते हैं स्कूलिंग का टाइम लगभग कितना ज़्यादा था पहले? तो मतलब मम्मी ने डिसाइड कर ही लिया था कि हमको हॉस्टल में ही भेजेंगे, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल में जैसे हम जाते हैं तो हॉस्टल में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, जबकि ऑनलाइन क्लास में ये नहीं रहता। और स्कूल 8 to 10 आवर्स तो रहता ही है नॉर्मली। ओके, तो मतलब आपका हॉस्टल में ये है कि जो टाइमिंग था वो टोटल मिला के 8 से 10 घंटा था, और बाकी यदि अलग से ऑफलाइन प्रिपरेशन करते तो 8 से 10 स्कूलिंग, और फिर बाकी प्रिपरेशन का टाइमिंग अलग। यस, तो उसी वजह से इतना प्रिपरेशन में टाइम नहीं दे पाते हैं लोग, जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, सो अराउंड आपने जैसा कि बताया था 3-4 महीने बाद प्रिपरेशन शुरू की, तो अराउंड आपने अप्रैल मई 2021 से आपने प्रिपरेशन वापस स्टार्ट की? हाँ। ओके, आपने क्या डिफरेंस जो है देखे ऑनलाइन क्लास जो आपने लिया था शुरू में इनिशियली, और सॉरी हॉस्टल में जब आप गए तो आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? एक्चुअली जब स्टार्टिंग में हम हॉस्टल में जाते हैं तब हमको घर की याद आती है, क्योंकि जब हम हॉस्टल में जाते हैं तब हम घर से जब जाते हैं तो घर में हमको रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। हमारे घर पे हमको जो चाहिए होता है वो सब मिल जाता है, और मैं भी घर पे एक बॉबिश चाइल्ड था, जैसे जब मेरे को कुछ चाहिए रहता था तो वो हॉस्टल में मिल जाता था, मतलब घर पे मिल जाता था। इस वजह से जब मैं हॉस्टल गया तब मेरा वेट भी 81 kg था 10 ईयर्स की एज में, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंपटीशन था। एंड द ट्रांसफॉर्मेशन आई ब्रॉट विथ द हेल्प ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ एंड द सपोर्टिव इन्वायरमेंट इज रियली वर्थ इट। ओके, ग्रेट। तो जैसा कि
बताया कि भाई जो डिफरेंस महसूस उसने किया है ऑनलाइन ऑफलाइन में, बहुत बड़ा ये है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत बड़ा नेसेसरी है। ओके, सो तो इसके अलावा फिर आपने, जैसे आपने बताया था पहले आपने सैनिक स्कूल का भी था, तो दोबारा आपने सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल एग्जाम नहीं दिया? सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों दिए थे, पर सैनिक स्कूल में मेरा मेडिकल के लिए भी आया था लेटर, पर उस टाइम तक मेरा आरआईएमसी के लिए विजन हो चुका था, क्योंकि जहाँ पे मैं पढ़ता था वहाँ पे मेरी वाइब और जो टीचर्स थे वो सब भी मेरे को आरआईएमसी के लिए पढ़ाते थे, तो उस वजह से मेरा आरआईएमसी के लिए उस टाइम तक विजन बन चुका था, तो उस वजह से मैं सैनिक स्कूल में नहीं गया। ओके, तो फिर घर से किसी ने कहा नहीं कि भाई क्यों नहीं जा रहे हो, क्या है ये सब चीज़ करके? क्योंकि जब एक आरआईएमसी एक बड़ी चीज़ है, तो मुझे आरआईएमसी में जाने के लिए सैनिक स्कूल को स्टेक पे रखना ही पड़ेगा, ये समझ गया था। ओके, ग्रेट। सो आज आप अपने आप को पिछले कुछ सालों में, जो मतलब पहले कुछ साल से आप प्रिपरेशन से पहले से और आज आप में जो चेंजेस है वो आप अपने आप को कहाँ देखते हो? जैसे अब इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे अब मेरी ज़िंदगी में एक एम है, एक गोल है कि मुझे एक बड़े होके एक इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है। आज से 2-3 साल पहले, और वो छोड़िए, आज के जो मेरे साथ के जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी एज ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनका कोई एम नहीं होता है बेसिकली, तो वही है। और जो मेरे से 2-3 साल पुराना जो मैं था, उससे मैं आज अपने आप को बहुत आगे देखता हूँ कि आज मेरे पास एक एम है, जबकि उसके पास नहीं था। ओके, तो आपकी एज ग्रुप का मतलब आपसे क्या कहना है एज ग्रुप का? मेरी एज ग्रुप से मतलब ये, जैसा कि मेरे जो मतलब जहाँ पे मैं पहले पढ़ता था, हॉस्टल जाने से पहले जिस स्कूल में मैं जाता था, वहाँ के जो मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैं वापस अभी सिलेक्शन के बाद मैं वापस मिला, जिससे मैंने उनको देखा कि वो लोग अभी भी उसी चीज़ में है कि जब उनसे पूछा जाए कि तुम्हारा एम क्या है, तो वो सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। तो वही है कि अभी भी वो अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे हैं, और अभी भी अपने डिस्ट्रैक्शन वो सब जो उनका है उसी में है। वो एडिक्टेड है फ़ोन, और इससे तो उससे ही एडिक्टेड है, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है वो लोग अभी भी। ओके, तो आपका कहना है कि मतलब जैसा कि किसी भी सिलेक्शन को करने के लिए या किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने के लिए एक माहौल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जैसा है कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, जैसे मैंने अपने सैनिक स्कूल के फर्स्ट ईयर के लिए किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए किया था ऑनलाइन स्टडी, तो उसमें हमारे पास एक प्रॉपर वाइब नहीं होती है, प्रॉपर विजन नहीं होता है जो हॉस्टल में हमको मिलता है। जैसे एक हमको होता है वाइब आती है कि हम किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक विजन होता है, एक गोल सेट होता है। हॉस्टल में आपको कॉम्पिटिटिव भी मिलता है कि बाकी बच्चे कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो उसमें आपको लगता है कि हमको भी करना चाहिए, यही चीज़ है। और मेरे को तो ये भी लगता है कि अगर मैं हॉस्टल नहीं जाता तो मेरा सिलेक्शन भी नहीं होता। ओके, तो मतलब ऑब्वियसली वाइब्स बहुत मैटर करती हैं किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए, कि हाँ वो हमें सेल्फ मोटिवेशन एक जनरेट होता है, तो जिसके लिए उसने बताया। तो आप अपने सिलेक्शन को लेके क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सिलेक्शन से तो वैसे भी बहुत खुश हूँ, पर अंदर ही अंदर थोड़ा लगता है कि मैं थोड़ा अच्छा कर सकता था। जैसे सर ने भी बताया था कि 180 मार्क्स लाओगे तब तुम्हें टॉप मेरिट में आओगे। वैसे तो मेरी टॉप मेरिट में नहीं आया, पर वो थोड़ा चुभता है अंदर कि आप टॉप मेरिट में नहीं आए। तो 180 किस में? मैथमेटिक्स में। ओके, कोई मैसेज जो आप अपने जूनियर्स को या अपने एज ग्रुप के बच्चों को या बाकी पेरेंट्स को देना चाहें कि जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आगे की उसके लिए, लाइफ के लिए बच्चों को? जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि रट्टा जो मारते हैं उसको छोड़िए, कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। टीचर तो यही बोलता है कि जो लिखा है वही लिखो, पर आपको टीचर से डिस्कस करके वो कॉन्सेप्ट सीखना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़े होंगे तब आपको वही कॉन्सेप्ट काम आएगा। और पेरेंट्स को भी यही कि आपको भी यही देखना है कि बच्चा रट्टा मार के तो मार्क्स नहीं ला रहा, वो कॉन्सेप्ट तो उसका बिल्ड हो रहा है, क्योंकि फिर बाद में वही प्रॉब्लम आएगी कि कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हुआ है, बस रट्टा मार के मार्क्स ले आया। ओके, तो जैसा कि युवराज ने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट लर्निंग इज़ द बेसिक नीड ऑफ एवरी लर्निंग। मतलब यदि हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। ऑब्वियसली यदि हम रट्टा मार के पढ़ते हैं तो एक चीज़ तक ही निर्भर रहेंगे, उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि भाई सही है या गलत। बट यदि कॉन्सेप्ट सीख लिया तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे, यस आई एम राइट और रॉन्ग। ओके, कई टीचर्स जैसे कि हम देखते हैं भाई ऐसा सिखाते हैं बच्चों को, ऐसा बोलते हैं कि भाई ऐसे ही लिखोगे आंसर शीट में तो ही नंबर मिलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। बट मेरा क्वेश्चन भी यही है कि ऐसा क्यों है? भाई आप यदि कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कॉन्सेप्ट बच्चा सीख जाए तो बच्चा कॉन्फिडेंट आएगा। सबसे बड़ी लर्निंग है बच्चा कॉन्फिडेंस रहना, अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मैं राइट हूँ या रॉन्ग
ये हमेशा डाइसी जोन नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी लर्निंग यही है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, हमने 3 इडियट्स मूवी में भी यही सीखा था कि भाई रट्टा मत मारो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट के पीछे भागोगे तो अपने आप चीज़ें आपके पीछे आएंगी। ओके, सो आपके पेरेंट्स का इस पूरी जर्नी में कितना रोल रहा है, कितना सपोर्ट रहा है? सपोर्ट और रोल भी मेरे पेरेंट्स का बहुत मेजर था। जैसे कि मेरे पापा बहुत इमोशनल थे मुझे हॉस्टल भेजने के उस पर, और उन्होंने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और मुझे हॉस्टल भेजा। कई बार बीच में तो वो मुझे लेने का भी सोच रहे थे कि वापस निकाल लेते हॉस्टल से, पर मामा और मम्मी ने यही बोला कि आपने उसको वापस भेजा है क्योंकि आप उसको एक एम देना चाह रहे हो, तो जब तक उसका वो एम नहीं आता तब तक उसको निकाल के मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया कि भाई उसके फादर जो है लिटरली मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ भाई, वो बहुत इमोशनल टाइप हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनने भाई वो हमेशा मुझे कहते थे कि सर मुझे तो यही सिखाना है कि अपने हिस्से की रोटी कैसे लेनी है। वो हमेशा ये डायलॉग मारते थे कि भाई मुझे इसको यही सिखाना है, इसलिए मैं हॉस्टल भेज रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने डाला था। बाकी कुछ उन्होंने नहीं देखा इस चीज़ को ही फोकस करके। बाकी हाँ, बीच में उनका कई बार, जैसे कि मम्मी ने बताया था कि कई बार उनका था कि मैं ले आता हूँ, मेरे को नहीं रहा जा रहा मेरे बेटे ना, लेकिन उसकी मम्मी मामा दोनों ने ही बहुत सपोर्ट किया। सबसे पहले यही याद करो कि आपने किस विजन से उसको भेजा था। तो जैसा कि अभी योगिता ने बताया कि मोस्ट ऑफ द इस एज ग्रुप के बच्चों को, जो उसके एज ग्रुप के हैं, मतलब अराउंड 10 से 13 साल के बच्चे, 8 से 13 साल के बच्चे, उनके पास एक विज़न नहीं होता इस एज ग्रुप पे, विज़न नहीं होता। और मतलब ऑब्वियसली स्कूल में जो नॉर्मल स्टडी प्रोग्राम चलता है वो इस हिसाब से ही रहता है कि भाई आपका सिलेबस ख़त्म करो, मार्क्स ज़्यादा लाओ, सिलेबस ख़त्म करो, मार्क्स ज़्यादा लाओ, इसकी होड़ रहती है। तो कि उसने बात किया कि ऑब्वियसली जो स्कूल टाइम में उसका जो था कि भाई मेरे को भाई ला के मार्क्स ज़्यादा लाने हैं, और फिर बाकी अलग आगे मोटिवेशन नहीं है आगे मुझे क्या करना है, जो कि बच्चे सिर्फ 11-12 में जाके सोचते हैं। तो इसलिए वो एकदम बर्डन बन जाता है। तो आज योगित राज जैसे बोला कि भाई उसके पास एक विज़न है कि मुझे आगे आके इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो आज विज़न है, तो आज के हिसाब से वो अभी उसके पास कई साल हैं जिसमें वो अपने आप को सेल्फ डेवलप अलग अलग वे में कर सकता है, नॉट ओनली एकेडमिकली, बाकी को करिकुलर्स के साथ भी, स्पोर्ट्स के साथ भी, अपने फिजिकल फिटनेस के साथ भी, हर चीज़ को लेके। तो आपकी लर्निंग क्या कहती है कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्कूल लर्निंग और आपकी जो प्रॉपर जो आपने प्रोफेशनल लर्निंग की है उसमें क्या आपने डिफरेंस महसूस किया है? डिफरेंस तो मेजर तो यही था कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, जब आप लोग भी अगर स्कूल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब टीचर एग्ज़ाम से पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार रिवीजन करा देता है और वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जबकि अगर आपने उस क्वेश्चन के आंसर में जो सेम टू सेम बुक में नहीं लिखा है वो नहीं लिखा तो आपको मार्क्स कट जाएंगे। जबकि जब आप RIMC से कोई पेपर देते हैं तो आपको उसमें आंसर में अपने वर्ड्स में उसको लिखना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम हमको जो समझ आया वही करना होता है। तो RIMC जैसे पेपर्स में आपको रट्टा नहीं मारना होता। स्कूल में तो रट्टा मार के पेपर निकल जाता है, पर IIT UPSC जब आप बड़े होकर एग्जाम देंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो रट्टा मारने से काम ही नहीं चल रहा है। तो फिर वहाँ पे जब आपको वो बर्डन आएगा तो वो आपको ज़्यादा लगेगा। ओके, तो मतलब जैसा कि युवराज का कहना है कि मतलब जैसे कि स्कूल लर्निंग में है, स्कूल लर्निंग में मोस्ट ऑफ द, जैसे कि हमने भी देखा है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे जब आते हैं तो वो उन्हें यही होता है कि भाई टीचर ने ऐसा पढ़ाया और ऐसा ही लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो एक काइंड ऑफ डर हो जाता है, तो जो कि ऐसा डर कभी होना नहीं चाहिए एजुकेशन सिस्टम में खास तौर से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा डरेगा तो एग्ज़ाम कैसे करेगा। तो जैसे कि RIMC एग्ज़ाम से इसका कहना मतलब यही है कि कंपटीशन कोई भी एग्ज़ाम देते, चाहे आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या RIMC इस एज ग्रुप में, इवन नवोदय भी, आगे जाके जैसे IIT UPSC एग्ज़ाम है, तो इसमें यही है कि आप जब एकदम जाके 12th के बाद एग्ज़ाम देते हो तो एकदम आपको रहता है कि एकदम स्कूल लर्निंग से हम डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जोन में आते हैं। तो वो ड्रास्टिक चेंज क्या होता है, इसके कारण बच्चा बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है, ठीक है, जो कि यहाँ से उसका मतलब एक तरह का यही कहना है कि अब मैं पैनिक नहीं हूँ, अब मुझे ये पता है सेल्फ लर्निंग क्या है, सीखने और रटने में कितना अंतर है। सीख लिया तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, रट लिया तो सिर्फ उतने ही के लिए रह जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ लर्निंग, कि लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि रट्टाफिकेशन ना करना पड़े, सीख लिया, कॉन्सेप्ट सीखा तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो ये RIMC का आपका कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। इन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वाज लेफ्ट बिहाइंड बाय फ्यू मार्क्स। ओके, तो RIMC का पहला अटेम्प्ट जो युक्तराज ने दिया था उसमें बहुत ही कुछ मार्क्स से युक्तराज रहा था, ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में हम लोग भी बहुत श्योर थे कि भाई जो उसका इंग्लिश में मार्क्स रहा है वो उसको कवर कर लेगा, और ही हैज़ फाइनली डन इट।
ओके, सो आपका कोई मेंटर जिसने हमेशा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की और आगे भी आप चाहेंगे कि यदि कभी कोई प्रॉब्लम आए या कोई भी प्रॉब्लम आई तो यदि वो हैं साथ तो हमेशा मैं प्रॉब्लम इजी बना लूँगा और आई कैन इजीली ओवरकम विद दैट, एनीवन? जैसे वोर्ड हॉस्टल में मेरे को एक वोर्ड हॉस्टल की फैकल्टी आकाश सर है, उन्होंने जब मैथ्स और इंग्लिश के जब हमको उन्होंने पढ़ाया तो हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा अच्छे से क्लियर होने लगे। जैसे मैथमेटिक्स में उन्होंने हमको जब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया, तब हम जब वो जून के पेपर में भी मैथमेटिक्स में जो कमी पड़ रही थी वो दिसंबर के पेपर में भर गई। और इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट मेरे हिले हुए थे जिस वजह से जून के पेपर में मेरा नहीं हो पाया था, वो भी कॉन्सेप्ट उन्होंने मेरे स्ट्रॉन्ग किए, इस वजह से दिसंबर के पेपर में मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। ओके, सो प्रिपरेशन के दौरान जो आपका सबसे बड़ा हर्डल रहा हो वो, और हाउ डिड यू ओवरकम विद दैट? प्रिपरेशन के दौरान दो चीज़ें जो मेरे को बहुत बड़ी चैलेंजेस थी, वो था कि एक तो मैं डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता था और एक था कि मैं बहुत बड़ा फूडी था। पर जब मैं बोर्ड हॉस्टल में गया तो मेरे को ये दोनों चीज़ें ओवरकम करने का एक वो मिल गया, एक साथ ये दोनों चीज़ें ओवरकम हो गई। डिस्ट्रैक्शन ऐसे है कि मेरे को वहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता था और टीवी नहीं मिलता था, तो उस वजह से मेरे पास सिर्फ वो रहता था कि हाँ अब मुझे पढ़ना है। और फूड ऐसे कि जब मैं घर पे रहता था तब मेरा जंक फूड में बहुत वो था, पर जब मैं बोर्ड हॉस्टल में आया तो मेरा हेल्दी फूड वो ज़्यादा हो गया कि हेल्दी फूड ज़्यादा कंज्यूम करा था मैं, क्योंकि होममेड फूड ही था हॉस्टल का, जो हॉस्टल में बनता था खाना वही। ओके, सो जैसे कि बताया कि उसके जो सबसे बड़े जो चैलेंजेस थे वो था एक तो डिस्ट्रैक्शन एंड दूसरा जो है इसका कि भाई इसका फूड ही बहुत रहा है, ठीक है। तो दोनों ही उसने इजीली बहुत ओवरकम किए हैं इजीली, बट स्लोली हुआ है ऑब्वियसली, जिसमें भाई योगित राज बहुत एफर्ट लगाए हैं उसने खुद ने, वी रियली अप्रिशिएट हिम। तो कोई यूनिवर्सल लर्निंग जो आपने सीखी हो? लर्निंग नेवर स्टॉप्स टिल योर लास्ट ब्रेथ। जब तक हम जिंदा है तब तक हम लोग को कुछ सीखना ही है, क्योंकि जब आप कहीं अलग जगह जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ अलग सीखने को मिलता है, ये ज़रूर याद रखना। ओके, दैट्स रियली अप्रिशिएटिंग। इतने हाई वर्ड्स जो योगित राज ने बोले हैं कि मतलब इतनी एज ग्रुप के बच्चों में भाई ये चीज़ें बहुत कम होती हैं कि लर्निंग आपकी तब तक है जो हर डे आप लर्न करते हैं, हर एवरी मोमेंट लर्न करते हैं, लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ओके, सो कोई ऐसी वर्ड्स जो आपको हमेशा याद रखने बोले आपके मतलब टीचर्स मेंटर्स ने, जो कि आपको लास्ट तक हेल्प करें? My country and my parents are the first priority and my responsibility. Great, very great words. Okay, so what are your weakness and strengths, Yogit Raj? Sorry, no comments about this. Okay, so he doesn't want to disclose the weakness and strength. Okay. कोई ख्वाहिश जो रह गई हो कि आप चाहें कि वो पूरी हो जाती? हाँ, ये तो है कि जब मैं RIMC की प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे साथ जो दो एस्पिरेंट थे वो भी 15 to 16 मार्क्स से रह गए थे। अपने स्टेट में उन्होंने टॉप किया पर इंग्लिश में उन दोनों का रह गया था, योगी गुप्ता एंड ज्ञानी प्रजापति। ओके, सो तब यस, उसके साथ के कैंडिडेट थे योगी गुप्ता एंड ज्ञानी प्रजापति, रियली अप्रिशिएट के मतलब उनके मार्क्स बहुत ही अच्छे रहे हैं, बट हाँ कुछ मार्क्स से बेचारे रह गए इंग्लिश में। ओके, ऑल ओवर मार्क्स देखा जाए तो ही इज़ वेरी क्लोज टू योगित राज। ओके, सो बहुत अच्छा लगा योगित राज तुम्हारे साथ बात करके। ओके, और मतलब वी रियली होप कि मतलब जो स्टूडेंट्स आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको आपसे बहुत अच्छा मैसेज मिले और वो एंथुजियास्टिक हों आगे के नेक्स्ट उनके जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, चाहे वो किसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो RIMC या सैनिक के लिए या नवोदय या वट एवर एग्ज़ाम, बट एक वे ऑफ लर्निंग शुड बी ग्रेट, ये हमें मैसेज मिला। तो योगित राज, थैंक यू वेरी मच एंड रियली वी अप्रिशिएट यू फॉर द। आप लोगों को भी गुड लक अपने एग्जाम्स के लिए, और एक और बात कि अपने एग्जाम अपनी पढ़ाई के साथ मस्ती भी रखिएगा, क्योंकि आपका जब तक मन फ्रेश नहीं होगा तब तक पढ़ाई में भी मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, ये बहुत ही नॉटी किस्म का बॉबिश चाइल्ड है और अभी भी है, लेकिन अब उसमें चीज़ें बहुत हैं, अलग हैं। मतलब उसका पहले टारगेट उसका ये हमेशा रहता है पहले मैं अपना काम खत्म कर लूँ उसके बाद ही मस्ती करूँगा, तो दैट्स रियली ही चेंज्ड हिमसेल्फ। ओके, तो वी रियली कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, ग्रैंड सक्सेस, कि आज अब उसका एडमिशन होने जा रहा है RIMC में, मतलब उसके ड्रीम के लिए फर्स्ट स्टेप हो रहा है, ठीक है।
तो बेस्ट ऑफ लक यू, कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड वी रियली हैप्पी फॉर इट ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। ठीक है, आशा करते हैं आप आगे ही मम्मी पापा का ऐसे ही नाम रोशन करो और देश के लिए हमेशा खड़े ही रहो। ठीक है, थैंक यू। आप लोगों को भी गुड लक अपने फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। तो आज के लिए ही इतना ही।